स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नॉलेजिस्ट। आज हम आप लोगों के साथ बेसिकली बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस या आप बैंकिंग प्रोफेशनल नॉलेज में देखोगे तो कुछ बिविल्डर टर्म्स आते हैं। बिविल्डर टर्म्स बेसिकली आपके पास कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स आती है और आपके एग्जाम में भी ये पूछी जाती है, बट हमें आइडिया नहीं होता कि यार इनका मतलब क्या है। क्लियर? और आपके जैसे कि आप एग्जाम में या इंटरव्यू में इस तरह की टर्म्स आप लोगों से पूछी जाती हैं, बट हमें आइडिया नहीं होता कि इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो मैं आज आप लोगों के लिए 3 से 4 टर्म्स अभी आप लोगों के लिए सेशन में डिस्कस करूंगा। टोटल हम 100 टर्म्स डिस्कस करेंगे। क्लियर? टोटल 25 सेशंस में हम 100 टर्म्स डिस्कस करेंगे। आज उसका पार्ट 1 है। क्लियर? टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट 1 ऑफ दैट सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, and I request to all of you, for all updates you can visit our website knowledges.in, and for test series you can visit our website test.knowledgist.in. okay, so now let's start our discussion. So and I request to all of you, please like the video and share this video with your friends also. So सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर 3 वर्ड्स आ जाते हैं: डिप्रेशन, रिसेशन एंड स्लो डाउन। देखो, देखने में तीनों वर्ड्स हमें एक जैसे लगते हैं कि कुछ कम हो रहा है, किसी में कुछ ज्यादा कम हो रहा है, किसी में कुछ कम हो रहा है। क्लियर? तो देखते हैं क्या मतलब होता है। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं रिसेशन क्या होता है। सो ए रिसेशन इज अ वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिक्लाइन दैट लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स। देखो, जो आपका रिसेशन होता है ये आपकी इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है, इकोनॉमी में कमी आ जाना। क्लियर? आपकी ग्रोथ में कमी आ जाना जो आपकी कुछ महीनों तक रहती है। क्लियर? ए रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन टोटल आउटपुट। क्लियर? ए रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन टोटल आउटपुट। इनकम कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है एंड ट्रेड, यूजुअली लास्टिंग 6 months to a year। क्लियर? ये 6 महीनों से लेकर आपका 1 साल तक का होता है। So in a recession, gross domestic product, basically GDP, in a recession gross domestic product contracts for at least 2 quarters। देखो, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, मतलब एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स तो जो आपकी जीडीपी है वो क्या होती है, कम होती ही होती है। सो इन अ रिसेशन जीडीपी ग्रोथ विल स्लो फॉर सेवरल मंथ्स बिफोर इट टर्न्स नेगेटिव। देखो, जीडीपी ग्रोथ आपकी इसमें नेगेटिव भी चली जाती है। शुरू के कुछ महीने आपकी वो कम होती रहेगी और बाद में जाकर वो नेगेटिव चली जाएगी। ये आपका आ जाता है रिसेशन। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। सो दिस क्रिएट्स अ मेस इन द एंटायर इकोनॉमी। क्लियर? देखो, पूरा का पूरे आपकी इकोनॉमी क्या हो जाती है, एकदम हिल जाती है। जैसे कि कोविड के कारण इन 2019 आपकी एक बार इकोनॉमी क्या पूरी की पूरी हिल चुकी थी। सो टू टैकल द मेनेंस, economies generally react by losing their monetary policies, by infusing more money into the system, by that is by increasing the money supply। Clear? तो वो बेसिकली जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इस तरह की कंडीशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मनी आपके सिस्टम में डालकर। क्लियर? बाय इन्फ्यूजिंग मोर मनी इनटू द सिस्टम और बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। सो दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। देखो, मनी ज्यादा कैसे है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, अगर इंटरेस्ट रेट ही ज्यादा होगा तो लोग बैंकों से तो पैसा लेंगे ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा। तो इस टाइम पे क्या कर दिया जाता है, बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्लियर? सो दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स। increased spending by the government and decreased taxation also considered good answer for this problem। क्लियर? जो आपके स्पेंडिंग होते हैं गवर्नमेंट की वो बढ़ा दी जाती है और टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं, तो भी ये आपका इस तरह की कंडीशन को कंट्रोल करा जाता है। The recession which hit the global in 2008 is the most recent example of a recession। क्लियर? देखो, जो आपका रिसेंटली जो रिसेशन हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल पर, वो आपका 2008 में हुआ था। क्लियर? तो ये आपका हो चुका है रिसेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिप्रेशन। सो ये डिप्रेशन अ मोर सेवर डाउनटाउन दैट लास्ट फॉर इयर्स। देखो, जो आपका रिसेशन था वो तो आपका कुछ महीने तक रहता था, जो डिप्रेशन था ये आपको कुछ ईयर्स तक रहेगा। क्लियर? 4 से 5 साल, 3 साल। क्लियर? इस तरह से। सो डिप्रेशन इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन marked by a significant decline in income and employment। Clear? So depression is a prolonged period of economic recession marked by a significant decline in income and employment। Clear? देखो, जो डिप्रेशन होता है वो बेसिकली एक तरह की इकोनॉमिक रिसेशन ही होता है। बेसिकली इसमें आपकी इनकम भी ज्यादा कम हो जाती है और आपका एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली आप सिंपल दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो टाइम पीरियड का गैप हो जाता है।
So a common rule of thumb for depression is a negative GDP of 10% और मोर। देखो जो आपका डिप्रेशन होता है बेसिकली तब कहा जाता है जब आपकी जीडीपी 10% ज्यादा नेगेटिव जा चुके हो। क्लियर? देर इज अ नेगेटिव जीडीपी ऑफ 10% ऑफ मोर फॉर मोर देन 3 years। क्लियर? फॉर मोर देन 3 years देन वो आपका क्या कहलाता है? डिप्रेशन कहलाता है। क्लियर? देखो इस तरह की टर्म्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लियर? और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है स्लो डाउन क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज स्लो डाउन। सो ए स्लो डाउन ऑन द अदर हैंड simply means that the pace of the GDP growth has decreased। देखो स्लो डाउन का मतलब क्या है कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो क्या हो चुकी है? अब स्लो डाउन हो चुकी है। क्लियर? जीडीपी ग्रोथ है जो आपकी स्लो डाउन हो चुकी है, कम हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। दैट द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ हैज डिक्रीज्ड। सो ड्यूरिंग स्लो डाउन the GDP growth is still positive but the rate of growth has decreased। देखो स्लो डाउन के टाइम भी जो आपकी जीडीपी है वो स्टिल पॉजिटिव रहेगी बट जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। There has not been a decline large enough to call it a depression since the Great Depression of 1930। देखो 1930 में सबसे ज्यादा बड़ा डिप्रेशन आया था यूएस में। क्लियर? देखो अगर आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है जो डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज होने के बावजूद भी हम इसको डिप्रेशन नहीं बोल सकते। क्लियर? क्योंकि डिप्रेशन का तो इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। जैसे कि हाउ एवर द रिसेशन दैट बिगेन in 2007 has been called the Great Recession। It was because of high employment for a long time and the recession lasted for 18 months। देखो जो आपका 2008 का रिसेशन है वो कब शुरू हो गया था? 2007 में ही शुरू हो गया था और उसको ग्रेट रिसेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि तब के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी और बहुत ही लंबे टाइम के लिए हो गई थी, क्योंकि जो वो वाला रिसेशन था वो आपका 18 महीनों तक चला था। 18 महीनों के बाद जाकर देश की कुछ स्थिति वर्ल्ड लेवल पर जो आपकी कुछ सिचुएशन थी वो हैंडल होनी स्टार्ट हुई थी। सो नाउ नेक्स्ट विच वी हैव टू डिस्कस ईएमडी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्लियर? ईएमडी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो ईएमडी स्टैंड्स फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। देखो ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट है। अर्नेस्ट ईएमडी काफी कॉमन टर्म नहीं है। क्लियर? कॉमन टर्म नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी सिंपल टर्म है। देखो ये आपका टेंडर के विद रिस्पेक्ट टू तब ये टर्म्स यूज होती है, ईएमडी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो ईएमडी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड्स फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। टू इंश्योर दैट अ बिडर डज नॉट सबमिट अ डमी बिड। देखो कई बार जो बिडर होता है डमी बिड भी सबमिट कर देते हैं। क्लियर? तो उसको इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर दैट अ बिडर डज नॉट सबमिट अ डमी बिड और बैक आउट एट टाइम ऑफ टेंडर ओपनिंग। क्लियर? जब टेंडर ओपन होता है कई बार वो पीछे हट जाते हैं। सो डिपार्टमेंट कलेक्ट्स अ स्मॉल रिफंडेबल फीस फ्रॉम ईच बिडर विच इज कॉल्ड ईएमडी। क्लियर? तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि कोई भी डमी बिड ना लगाए तो एक छोटी सी फीस रख लेता है, हर एक बीडर को पे करनी पड़ती है। वो क्या कहलाती है? बेसिकली ईएमडी कहलाती है। क्लियर? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहलाती है। सो ईएमडी इज रिटर्न, ये फीस रिटर्न कर दी जाती है व्हेन ऑल बिड्स आर ओपन एंड टेंडर इज अवॉर्डेड टू अदर फॉर्म। इन केस टेंडर इज कैंसल्ड, अगर टेंडर कैंसिल भी हो जाता है तो जो ईएमडी है वो आपकी जिन्होंने पे करी होती है उनको क्या कर दी जाती है? रिटर्न कर दी जाती है। सो इन केस अ फर्म इज द विनिंग बिडर, कोई बार क्या होता है कि जिन्होंने सभी ने फीस पे करी है उनमें से किसी एक को तो टेंडर मिलेगा ही मिलेगा। सो इन केस अ फर्म इज द विनिंग बिडर द सेट ईएमडी, clear, the set EMD shall be returned to the said firm only after completion the supply or on submission security deposits। clear? देखो अगर किसी फॉर्म बिडर ने भी डिपॉजिट करी है so the said EMD shall be returned to the said firm only after completion the supply or on submission security deposit। देखो या तो जब उसने काम पूरा कर दिया तब उसकी वापस होगी, जहां उसने जब सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दी तब उसकी ईएमडी वापस हो जाएगी। तो अब सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना क्या होता है ये हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। सो आफ्टर बिड इज ओपन इफ अ बिडर रिफ्यूजेस टू टेक द कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब बिड ओपन होगी अगर अब भी जो बिडर है अगर रिफ्यूज कर रहा है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा देन इज ईएमडी इज फोर्टिफाइड, तो जो उसने पैसा भरा है वो उसको पैसा वापस नहीं मिलेगा। ईएमडी इज जनरली लेस देन 5% ऑफ द टेंडर वैल्यू।
देखो जो आपकी ईएमडी होती है ये जनरली कितनी होती है, 5% तक की होती है, या मैक्स 5% से कम होती है किसकी, टेंडर वैल्यू से। क्लियर, लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ टेंडर वैल्यू, सॉरी टेंडर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5% इन द केस ऑफ ईएमडी। क्लियर, ईएमडी जो आपकी होती है टेंडर वैल्यू का क्या होती है, 5% से कम होती है। सो नेक्स्ट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या आएगा, सो वंस इट इज डिसाइडेड दैट अ टेंडर इज अवार्डेड टू अ बिडर। देखो एक बार जब डिसाइड कर दिया जाता है कि इस पर्सन को जो ये टेंडर अवार्ड कर दिया गया है इस बिडर को, so he has to deposit a security deposit with the buyers such that if he does not complete the task as per the work order, the buyer can recover the loss by fortifying his security deposit। देखो बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों ली जाती है कि अगर वो टाइम पर काम पूरा नहीं करते या वो काम ही नहीं पूरा करते तो इससे बायर को तो लॉस होगा ही होगा जिसने वो टेंडर दिया है, तो वो अपना लॉस है वो कैसे रिकवर करेगा, उस सिक्योरिटी से रिकवर कर लेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी अमाउंट होती है, फॉर एग्जांपल इफ अ बीडर गेट्स ₹10 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर विद इन 10 मंथ, जैसे कि एक को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि 10 महीनों के अंदर अंदर आपने एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना है, 10 करोड़ की आपकी अमाउंट है, सो देन ही हैज टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 10%। तो उसको कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 10%। 10% कितना हो जाएगा, 1 करोड़ का, सॉरी 10 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा, 1 करोड़। तो उसको 1 करोड़ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। नाउ इफ ही डज नॉट कंप्लीट द ब्रिज ऑन टाइम, अगर वो ब्रिज को टाइम पे पूरा नहीं करता और लीव्स इट इनकम्प्लीट, द डिपार्टमेंट कैन फॉरफाइट हिज 1 करोड़ एज पेनल्टी। क्लियर, so security deposit can be in the form of bank guarantee, national saving certificates, cash, etc. Only when the winning bidders make the security deposit, he gets his EMD back। देखो जिसने पहले EMD दे दी, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, तो उसको EMD उसकी तभी वापस मिलेगी जब वो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा देगा। क्लियर, जब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा देगा तब उसको EMD वापस मिल जाएगी, अदरवाइज उसको EMD क्या होगा, वापस नहीं मिलेगी। EMD स्टैंड्स फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। क्लियर हुआ, देखो ये कुछ इस तरह की टर्म्स है जो हम पढ़ते तो हैं बट हमें समझ में नहीं आता कि यार इनमें डिफरेंस क्या है। देखो इससे नेक्स्ट वर्ड बहुत ही ज्यादा टर्म इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ एंड वेव ऑफ। सो कैन एनीवन टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ एंड वेव ऑफ द लोन्स। क्लियर, राइट ऑफ का क्या मतलब होता है, वेव ऑफ का क्या मतलब होता है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड से जानते हैं। सो लोन राइट ऑफ एंड लोन वेवर। सो थ्रू द नेचर ऑफ बोथ वेव लोन्स, क्लियर, थ्रू द नेचर ऑफ बोथ लोन्स, दोनों लोन्स जो आपके वेव ऑफ भी होता है एंड लोन राइट ऑफ में सीन टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर। देखो हमें दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं कि यार राइट ऑफ भी हो रहा है, वेव ऑफ भी हो रहा है, लोन राइट ऑफ एंड लोन वेवर, बट इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा तभी हम दोनों टर्म्स को यूज करते हैं। सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ एंड वेव ऑफ लोन इज दैट लोन वेव ऑफ इज अ समथिंग where the loan maker is released from the burden of paying back the loan amount। देखो लोन वेव ऑफ का मतलब क्या हो जाता है कि लोन वेव ऑफ इज दैट समथिंग सिचुएशन जहां पर जिसने लोन लिया होता है उसको इस बर्डन से रिलीज कर दिया जाता है कि आपको ये वापस अब पे करना पड़ेगा। क्लियर, while in the case of write off, while in the case of loan write off, the financial institute, clear, while in the case of loan write off, the financial institute still hopes to recover the loan amount from the person who had not repaid it back। क्लियर, देखो लोन राइट ऑफ में क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अब भी उम्मीद होती है कि हम उस पर्सन से कुछ ना कुछ अमाउंट तो रिकवर कर ही लेंगे जिसने टाइम पर पहले लोन नहीं भरा था। So the decision of waiving of a loan is taken by the government under certain conditions, while loan write-off is carried out by the banks to keep a clear record of the unrecovered loan amount in their balance sheet। Clear, देखो जो loan waive off है is taken by the government under certain condition, ये decision तो government के द्वारा करा जाता है, बट जो राइट ऑफ का डिसीजन है बेसिकली बैंक्स के द्वारा करा जाता है। क्यों, टू कीप अ क्लियर रिकॉर्ड ऑफ द अनरिकवर्ड लोन अमाउंट इन देयर बैलेंस शीट, कि वो बैलेंस शीट में शो कर पाए कितना उन्होंने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, कि ये उन्होंने शो कर दिया कि ये इन फ्यूचर रिकवर कर सकते हैं, बट ये अभी तक क्या उनका अनरिकवर्ड लोन अमाउंट है जो पर्सन टाइम पर ये पैसा नहीं भर रहे।
So if a borrower is unable to repay the loan, the unrecovered loan amount cannot be left out without any recourse. Hence, in order to tally the amounts in the balance sheet, the banks mention this loan as a right of loan amount so that this loan can be recovered later on. Clear? देखो banks maximum क्या दिखाना चाहते हैं, right of दिखाते हैं कि अभी हम इसको recover नहीं कर पा रहे, but in future हम कुछ ना कुछ conditions के through इस amount को recover करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे. और waive off का मतलब क्या कि हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया इसको कि ये recover होने वाला ही नहीं है. So loan waive off meaning completely cancellation of recovery of loan. So the individual is free from repaying the loan amount. A non-performing asset is considered in loan write-off after all avenues of recovery are exhausted. Clear? देखो जो आपका non-performing asset है is considered in a loan write-off after all avenues of recovery are exhausted कि अब तो recovery हो ही नहीं सकती and the chances of recovery of the loan amount is very low. राइटिंग ऑफ लोन डज नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट रिकवरी. क्लियर? देखो वेव ऑफ का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली आप रिकवर नहीं कर सकते, आप रिकवरी का कोई सोर्स ही नहीं है. बट राइट ऑफ में क्या है कि डज नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट रिकवरी. राइट ऑफ में अभी फिर भी कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं कि ये अमाउंट क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सो एन फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल अप्लाइड फॉर अ लोन. देखो एक पर्सन ने अप्लाई करा लोन के लिए फ्रॉम अ बैंक से for a trip abroad के एक ट्रिप के लिए and has not returned the loan amount to the bank after the promised time duration. और उसने वो लोन बैंक को वापस नहीं करा जितने टाइम के लिए उसने प्रॉमिस करा था कि मैं इतने टाइम के बाद लोन वापस कर दूंगा, उन्होंने वापस नहीं करा. So what happened in this case? So in this case the bank will try different methods. देखो जो बैंक अब अलग अलग मेथड्स को ट्राई करेगा to recover the loan amount. जैसे कि उस पर्सन को कॉल करेगा, उसके फैमिली मेंबर्स को कॉल करेगा एंड कुछ लीगल स्टेप्स भी उठाएगा. एंड इफ द लोन अमाउंट इज स्टिल नॉट रिकवर्ड, द बैंक विल एक्सपेक्ट टू रिकवर द मनी व्हेनेवर द पर्सन इज बैक इन द कंट्री अगेन. देखो अगर अब भी पर्सन पैसा वापस नहीं कर रहा तो बैंक ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब वो पर्सन वापस आएगा तब हम उससे पैसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे. क्लियर? इफ द लोन अमाउंट इज स्टिल नॉट रिकवर्ड, द बैंक विल एक्सपेक्ट to recover the money whenever the person is back in the country again. So next step. So if a borrower is unable to repay the loan, clear? If a borrower is unable to repay the loan, अगर अभी भी जो borrower है वो पैसा नहीं पे करता, then the unrecovered loan amount cannot be left out without any recourse. Clear? Hence, in order to tally the amounts in the balance sheet, देखो अब उन्होंने balance sheet को tally तो करना ही है. So the banks mention this loan as a right of loan so that loan cannot be recovered later on. Clear? देखो अभी तक तो बैंक ने ये इसको सोचा हुआ था कि ये आप कर सकते हो, तो जब अभी तक भी नहीं कर रहे तो बैंक ने इसको मेंशन क्या कर दिया, hence in order to tally the amounts in the balance sheet, the banks mention this loan as a right of loan amount कि हम फ्यूचर में कुछ ना कुछ करके ये पैसा आपका वापस बेसिकली इससे हम रिकवरी कर सकते हैं. क्लियर? हाउएवर the bank mentioned this loan as a right of loan so that this loan can be recovered later on. Clear? कि हम ये अमाउंट later on क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं. ओके तो आज के सेशन में हम ये तीन ही टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सेशन में और आप लोगों के लिए कुछ और इंटरेस्टिंग टर्म्स लेकर आ रहा हूँ. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब our YouTube channel Knowledgist and please join our Telegram group Knowledgist. All updates of all exams you will find in our Telegram group and please visit our website for all updates. So thanks to all of you for watching this video. We'll meet you in the next video with some new interesting facts.